पलवल हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा का बड़ा ऐलान। पलवल विधानसभा से चुनाव लड़ने की ठोकी ताल। अपने साक्षात्कार के दौरान गरजे डॉक्टर हरेंद्र राणा बोले, पलवल में झूठे मुकदमे दर्ज कराने की रही है परंपरा, उस परंपरा को झेला है पलवल के लोगों ने। साथ ही क्षेत्र की जनता से भाईचारा सदैव कायम रखने की अपील। पलवल में जगह जगह लगे डॉक्टर हरेंद्र राणा के मिशन 2024। फिर एक बार मोदी सरकार विधानसभा क्षेत्र पलवल के होर्डिंग्स, बैनर्स और पोस्टर्स। क्या अब की बार डॉक्टर हरेंद्र राणा का आएगा विधायक की जगह नंबर? गांव-गांव में हो रहा है भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र राणा का स्वागत। क्या डॉक्टर हरेंद्र राणा होंगे 2024 में पलवल विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार? डॉक्टर हरेंद्र राणा का पलवल के एक पूर्व विधायक के खिलाफ दिए गए बयान का वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल। कि झूठे मुकदमे दर्ज कराने की जो एक यहाँ पर परंपरा बनी रही, 10 साल तक लोगों ने उन झूठे मुकदमों को झेला, यह पलवल के हित में बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो आपस का सौहार्द है वो प्यार पूर्वक बना रहना चाहिए। ये साथियों, सादर नमस्कार। पलवल के एक पूर्व विधायक जिन्होंने पलवल में राजनीतिक आतंकवाद को जन्म दिया था। राजनीतिक आतंकवाद का मतलब कि जब वो सत्ता में थे, चाहे अपने ही दल के लोग हों या दूसरे विरोधी दल के लोग हों, उन पर उन्होंने सैकड़ों लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए थे। व्यापारी भाइयों पर घी तेल के सैंपल भराकर उनको तंग किया गया था। लोगों पर बिजली के झूठे छापे पड़वाए थे। वे अपने इस झूठे मुकदमे दर्ज कराने के और लोगों को प्रताड़ित करने के लिए बहुत कुख्यात थे। अभी उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर वह फिर से सत्ता में आए तो यह मुकदमे दर्ज कराने का क्रम जारी रहेगा। मैं पलवल की जागरूक जनता से एक यक्ष प्रश्न करना चाहता हूं कि वो आने वाले समय में जो सैकड़ों परिवार जैसे पहले प्रताड़ित हुए थे, क्या उस दौर को दोबारा से चाहते हैं या अपने घर में सुख शांति अमन चैन का माहौल चाहते हैं? आप सोचिए, विचार कीजिए, क्यों अगला शिकार कोई भी हो सकता है। धन्यवाद। नमस्कार बाबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी सुधी दर्शकों को भी नमस्कार। बाबू जी, लगातार देखा जाता रहा है कि इतने वर्षों से पलवल की जो राजनीति है, डॉक्टर हरिंदर पाल राणा का एक अहम स्थान रहा है। जिधर डॉक्टर हरिंदर पाल राणा रहे, सत्ता वहीं रही। पिछली बार जो भाजपा की सत्ता पलवल में स्थापित हुई, बात की जाए, डॉक्टर हरिंदर पाल राणा का एक बहुत अहम स्थान रोल रहा पलवल की सीट निकालने में। इस बार जगह जगह देखा जा रहा है, होर्डिंग, बैनर और पोस्टर आपके लग रहे हैं पलवल विधानसभा क्षेत्र के। क्या डॉक्टर हरिंदर पाल राणा चुनावी राजनीति में उतरने का मन बना चुकी है? देखिए, मैं इस समय भाजपा का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं और भाजपा के अंदर एक से एक श्रेष्ठ लोग हैं जो चुनावी राजनीति में आना चाहते हैं। मैं भी उनमें से एक हूं। जहां तक मेरी बात है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं वे समाज के लिए और अपने राजनीतिक दल के लिए तो काम करते ही करते हैं, परंतु कुछ उनमें राजनीतिक इच्छाएं भी होती हैं। जहां तक मेरी दावेदारी की बात है, भाजपा का जो संगठन है उसने अगर उचित समझा तो मैं पलवल से चुनाव जरूर लड़ना चाहूंगा। और बात की जाए तो हालांकि डॉक्टर हरिंदर पाल राणा बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, पलवल की नस को पहचानते हैं। इतने वर्षों बाद आखिर अब 2024 में क्यों आपका मन जो है वो चुनाव की ओर जा रहा है? ऐसी बात नहीं है गगर साहब। आपको मैं बताऊं कि 1990 में मैं हरियाणा यूथ कांग्रेस का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी था। उस समय यूथ की तरफ से, हरियाणा स्टेट की तरफ से जो पैनल बना था,
उसमें भी मेरा नाम था 1990 में। वो पैनल की कॉपी मेरे पे आज भी रखी हुई है। और समय समय पर मैं प्रदेश इलेक्शन कमेटी में, जब कांग्रेस में था, प्रदेश इलेक्शन कमेटी मेरा नाम भेजती रही, परंतु ये समय की बात होती है, राजनीतिक एक चाल भी होती है कि चुनाव लड़ने का कभी मौका नहीं मिला, और जहाँ कहीं भी पार्टी ने ड्यूटी लगाई, उस पार्टी की ड्यूटी को बड़े कर्तव्यपूर्ण तरीके से उसका निर्वहन किया। डॉक्टर साहब, 9 साल जो है ट्रिपल इंजन की सरकार पलवल में है, किस तरीके से लेते हैं 9 सालों? 9 साल जो ये खास तौर पर हरियाणा में तो ट्रिपल इंजन की ही सरकार है। खास तौर पर जब हम पूरे के पूरे प्रांत की बात करें तो पूरे प्रांत में बहुत बढ़िया काम हुए, और देश में जो काम हुए हैं उससे पूरा का पूरा भारतवर्ष जो है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को गौरवान्वित समझता है। अभी चंद्रयान की बात हुई, सूर्ययान की बात हुई, G20 की बात हुई, एशिया क्रिकेट कप हम जीते, उसके बाद पाकिस्तान से बहुत बढ़िया बात हुई, जीते हम वहाँ पर क्रिकेट के मैदान में। और अभी कल ही घोषणा हुई है कि जो है एक मनुष्ययान जो है बनाया जा रहा है, जिसके लिए अंतरिक्ष में जाकर जो चांद के ऊपर भारतवंशी कोई वहाँ पर जाकर उतरेगा। पलवल की बात है, पलवल विधानसभा में इतने जबरदस्त काम हुए हैं मनोहर सरकार में। 200 करोड़ रुपए का हमारे को एलिवेटेड पुल मिला, 930 करोड़ रुपए को हमारे की विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी मिली, 20 करोड़ रुपए की लागत से ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो स्टेडियम है उसके अंदर हमारे को इंडोर स्टेडियम मिला, 9 करोड़ की लागत से हमारे को नर्सिंग कॉलेज पलवल में मिला, 13 करोड़ की लागत से हमारे को बड़ौली के अंदर लड़कियों का कॉलेज मिला, खादर में हमारे को 66 kVA का बिजली घर मिला। और पलवल के लिए एक बहुत बड़ी सौगात जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे को दी है, पलवल के लिए मेडिकल कॉलेज मंजूर हो गया है। 20 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारी पलवल की चीनी मिल है उसकी जो उत्पादन क्षमता है, पेराई की जो क्षमता है, उसका बढ़ावा हुआ है। मीरपुर कोराली में और सेक्टर 2 में हमारे 66 kVA के 2 प्लांट वो लगे हैं, बिजली घर के वितरण के लिए लगे हैं। और 5 करोड़ की लागत से हरियाणा का एक बहुत ही खूबसूरत जिम खाना क्लब सेक्टर 12 पलवल में बन रहा है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो पलवल को हम गिनवा सकते हैं कि पलवल ने बहुत सारी तरक्की इस दौरान की है। डॉक्टर साहब, ये आपने बात की नर्सिंग कॉलेज की और बड़ौली के कॉलेज की। नर्सिंग कॉलेज की मैं बात करूं तो घोषणा तो हो गई, लेकिन उसको अमली जामा अभी तक नहीं पहनाया गया, वो शुरू नहीं हो पाया। और बात की जाए बड़ौली कॉलेज की, तो लड़कियों का बड़ौली कॉलेज तो बन गया, लेकिन वहाँ पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं। हाँ, ये बात संज्ञान में जरूर आई है, और मुख्यमंत्री जी से भी अभी हाल में मीटिंग हुई थी, उससे उनसे निवेदन किया गया कि जो बड़ौली कॉलेज बना तो बड़ा उत्कृष्ट तरीके से दिया है, परंतु लगभग मेरे संज्ञान में ये है कि 450 बच्चियां वहाँ पर पढ़ती हैं। उस हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर स्टाफ की पूर्ति की जाएगी। डॉक्टर साहब, बात की जाए बड़ौली की, मैं बात करूं तो एक बहुत बहुत मोटी समस्या जो विगत 5 सालों से निर्माणाधीन आरओबी है, जिसको लेकर के कई जाने जा चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने भी पिछले महीने दावा किया था 25 को मैं आऊंगा, मेरी गाड़ी कच्चे पे उतर जानी चाहिए। अभी तक डॉक्टर साहब वो उसका निराकरण नहीं हो पाया। ये हमारे इलाके का बड़ा गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर सरकार भी बहुत गंभीर है, परंतु ये हमारी बदकिस्मती रही है कि जो ठेकेदार है उस ठेकेदार की नालायकी की वजह से ये पुल में देरी हो रही है और लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। परंतु अब उस ठेकेदार को अल्टीमेट दे दिया गया है कि उस काम को जल्दी से जल्दी पूर्ण करे, और मैं समझता हूँ कि ये काम बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, डॉक्टर हरिंदर पाल राणा क्षेत्र की जानी मानी हस्ती हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन अगर अभी सत्ता तो है लेकिन पूर्ण रूप से पावर की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं एक दायित्व मिलने के बाद होती है। डॉक्टर हरिंदर पाल राणा को पलवल विधानसभा क्षेत्र से जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो क्या पलवल के लोगों के लिए आपकी सेवाएं रही? देखिए, मेरा बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। जहाँ तक पलवल के विकास की बात है, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो हमारे नौजवान साथी हैं उनके बारे में जो मैं सोचता हूँ। देखिए, नौजवानों के एक वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं
उन बच्चों के लिए एक काउंसलिंग सेंटर होना बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ तो रहे हैं, परंतु हम ये देखते हैं कि जो सिविल सर्विसेज हैं, उन सिविल सर्विसेज में हमारे यहाँ के बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। हमारे बच्चे काबिल हैं, परंतु कोई उनको सही रास्ता दिखाने वाला, कोई उनको सही मार्गदर्शन दिखाने वाला नहीं है। इसलिए मैं, अगर मेरे को पार्टी ने मौका दिया, तो मैं सबसे पहले जो नौजवान साथी हैं, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो एक काउंसलिंग सेंटर बनाऊंगा, और जो बच्चे पढ़ गए हैं उनकी मदद करने के लिए जो है मैं एक एम्प्लॉयमेंट सेल खोलूंगा। और जहां तक बच्चों की नौकरी की बात है, उस एम्प्लॉयमेंट सेल के बाद उन बच्चों की प्लेसमेंट बढ़िया कंपनियों में किस तरीके से हो, उस पर बड़ा गंभीरता से विचार किया जाएगा। और जहां तक महिलाओं की बात है, महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार ने स्वयं सहायता समूह बना रखे हैं। लगभग 5700 समूह हैं इस समय पूरे के पूरे हरियाणा में, और उन समूह में जो महिलाएं काम करती हैं, उनको जो है सरकार की जो स्कीम है उनको क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी दी जाती है, और लोगों को बताने की जिम्मेदारी दी जाती है, और उसके लिए उनको कुछ पेमेंट भी मिलती है। जो ये स्वयं सहायता समूह हैं, इस पर हम पलवल विधानसभा में बड़ी गंभीरता से विचार करेंगे, और इन महिलाओं को जो रोजगार से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि वह स्वरोजगार अपना पैदा करें। चाहे वह पापड़ बनाने की बात हो, चाहे वह बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम उनसे रोजगार खड़े कर सकते हैं। ये स्वयं सहायता जो समूह होंगे वह महिलाओं के लिए रोजगार परक होंगे। और जहाँ तक किसानों की बात है, पलवल जिले की जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ पर नहरी पानी नहीं है। आगरा कनाल निकलती तो जरूर है, परंतु उस आगरा कनाल में हमारे हरियाणा की जो किसान है उसकी हिस्सेदारी पानी की बहुत कम है, और मेजॉरिटी पानी जो है वो उत्तर प्रदेश को जाता है। आप देख लीजिए, हमारे आगरा कनाल से थोड़ी सी ट्रिब्यूटरीज हरियाणा के लिए निकलती हैं, और मथुरा जिले में देख लीजिए, वहाँ किसानों ने बिजली के ट्यूबवेल ही नहीं लगा रखे। सारा का सारा पानी और नहरी पानी उसे आगरा कनाल का इस्तेमाल करते हैं। तो आगरा कनाल के समांतर दूसरी एक नहर बनाई जाए जो कि दिल्ली से वहीं से ही चले, ओखला से, और वो हरियाणा के लिए ही हो और हरियाणा के किसानों के लिए हो, जिससे कि पलवल और मेवात जिले के किसानों को भरपूर नहरी पानी मिले। और जहां तक व्यापारी साथियों की बात है, व्यापारी कल्याण बोर्ड निश्चित तौर पर बने, और जो हमारे व्यापारी भाई पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करते हैं, उनके लिए 60 साल की उम्र के बाद कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के लिए कोई इस तरह की स्कीम बने कि उनको कहीं ना कहीं कोई सामाजिक सुरक्षा उनको प्रदान की जाए। ऐसा व्यापारी भाइयों के लिए भी विचार किया जा सकता है बड़ी गंभीरता से। और पलवल के अंदर भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त माहौल देने की पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि पलवल के लोगों ने पहले कांग्रेस के समय पर यहाँ पर भय और भ्रष्टाचार का माहौल देखा है। उस वातावरण से पलवल के लोगों को मुक्त कराना होगा। एक मैं ये सोचता हूं कि जो पलवल की नगर परिषद है उसको बहुत बढ़िया तरीके से कारगर करना होगा। अगर मेरी चले तो नगर परिषद के जो भी ठेके होते हैं, उन ठेकों का आवंटन उन युवाओं को दिया जाए जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। वो उस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं, और जो भी उनकी कार्य प्रणाली होगी वो निश्चित तौर पर पढ़े लिखे हैं तो बेहतर तरीके से वहां पर वो काम कर सकते हैं। और खादर के अंदर अब की बार बाढ़ आई और बहुत वहां पर किसानों का नुकसान हुआ। जहां तक यूपी से टच करती हुई यमुना है, तो उन्होंने वहां पर पूरी की पूरी रिटेनिंग वॉल बना रखी है। तो उस रिटेनिंग वॉल की वजह से पानी जो है किसानों के खेतों तक नहीं आता है। हरियाणा का लगभग 13 किलोमीटर का ये फासला है, जिस पर हरियाणा ने कोई इस तरीके की रिटेनिंग वॉल नहीं बना रखी है। यूपी सरकार की तर्ज पर जैसे उन्होंने वहां पर वो रिटेनिंग वॉल बना रखी है, उसी तरह की रिटेनिंग वॉल हरियाणा के इस 13 किलोमीटर के क्षेत्र में बनेगी, जिससे कि किसानों को बाढ़ से किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो।
किसानों का और आम आदमी का थाने और तहसील में बहुत काम होता है। जी और ये थाने और जो तहसील में जिस प्रकार का व्यवहार है और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार शुरू से ही रहता है, उससे सभी परिचित है। निश्चित तौर पर लोगों को राहत देने के लिए इन दोनों जो कार्यस्थल है, इन पर रोक लगेगी और बढ़िया तरीके से वहां पर अनुशासन के साथ प्रशासन को वहां पर चलाया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने दो बातें कही। आ, थाने तहसील की बात आपने कही, शुरू से भ्रष्टाचार रहा है, लेकिन बात की जाए तो मोदी जी का नारा जो है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का है। 9 साल में मोदी की सरकार है, मनोहर जी की सरकार। क्या ऐसे में अब भी आप मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि इन जगहों पर भ्रष्टाचार अब भी व्याप्त है? मैं ये नहीं कहता कि ये दोनों के दोनों जो स्थल हैं या सरकारी और कार्यालय हैं वो भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, परंतु बहुत काम करने की गुंजाइश है अभी। और जो भी अधिकारी, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय मनोहर सरकार में अभी हाल में पिछले दो हफ्ते के अंदर 2 आईएएस अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। सरकार बड़ी गंभीरता से कोशिश कर रही है, परंतु जो नीचे का स्तर है वहां पर जमीनी हकीकत को पहचानते हुए अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आपने खादर की बाढ़ की बात की। पिछले दिनों वीडियो भी वायरल हुआ था। खादर के लोग आपको मान देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। अभी पिछले दिनों जब खादर में बाढ़ आई तो पलवल के विधायक जी के साथ और आप सभी लोग खादर में गए थे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों में रोष था। ये भी कहना रहा कि जो पिछली सरकार थी, हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई गई, लेकिन अब की बार कार्यकर्ताओं की भी सुनने वाला कोई। आखिर कहाँ चूक रही डॉक्टर साहब? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं मैं इस बात को नहीं मानता हूं। जी यमुना पुल से लेकर बागपुर तक जी 4 जगह तो ये सड़क टूट गई थी पानी के तेज बहाव से, और एक बागपुर से माला सिंह फार्म की वो सड़क टूट गई थी, जी वहां भी तेज बहाव से वहां रास्ता बंद हो गया था। और बागपुर से जो शेखपुर के लिए सड़क जाती है वहां भी वो रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब वहां दौरा किया गया, दोनों जिलों के प्रशासन के अधिकारी वहां पर थे, चंडीगढ़ से भी अधिकारी आए हुए थे, कृष्ण पाल जी ने वहां दौरा किया था, हम सब लोग उनके साथ थे, विधायक जी भी साथ थे। तो वहां पर तीसरे दिन ही वो वहां पर मिट्टी डलना शुरू हो गई थी। और जो बागपुर का रास्ता है, मैं कह सकता हूं कि कम से कम नहीं तो 2-3 हजार ट्रक मिट्टी डली होगी, और वो 4-5 दिन के अंदर बागपुर तक के लिए सड़क को चालू कर दिया गया था। और जहां तक बागपुर से शेखपुर तक की सड़क की बात थी, कम से कम नहीं तो उस पे 4-5 हजार ट्रक मिट्टी डली होगी, और उस रोड को भी तुरंत चालू कर दिया गया था। खास बात ये रही कि इतनी बाढ़ आने के बावजूद भी उन सारे के सारे गांवों में, लगभग हमारी वहां पर 11 पंचायतें हैं, 18-20 छोटे बड़े नगले हैं, वहां पर बिजली की जो पूर्ति है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलती रही। लोगों को उतनी तकलीफ परेशानी नहीं उठानी पड़ी। जो बाढ़ के राहत की बात थी, वो काम बहुत तत्परता से हमारे भाजपा सरकार ने बड़े तत्परता से उसको किया था। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ऐलान किया है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं 4 डिप्टी सीएम बनाऊंगा। हालांकि चाहू और वो गिर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर के? देखिए, इस तरीके से चुनाव से पहले इस तरीके की ये एक चुनावी रेवड़ियां हैं जो बरादरियों को खुश करने के लिए की जाती हैं, परंतु जब 4 की बात करेंगे, बरादरी तो 36 है, तो आप 4 बिरादरियों तक ही इस बात को सीमित रखें, और जब समाज में हम होते हैं तो 36 बिरादरी की बात करते हैं। इस तरह की जो पहले ये घोषणा करने की जो बात है, ये उचित नहीं है, और भाजपा इस तरह की घोषणाओं में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल। आपने अभी स्टेडियम की बात करी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम की। देखा जाए तो वह जर्जर है, और जो पलवल के युवा हैं, भारी संख्या में खिलाड़ी हैं, पलवल के युवाओं के लिए खेलने के लिए कोई ट्रैक जो है वो अवेलेबल नहीं। जहां तक आप इस स्टेडियम के जर्जर होने की बात कही है, ये सरकार के संज्ञान में आई, और उस ठेकेदार जिसने इसको बनाया था उसको दोबारा से कहा गया है कि आप इसको दुरुस्त करें, तब उससे ये चार्ज उसको टेक ओवर किया जाएगा। और मुझे जहां तक मेरे संज्ञान में बात है,
उस पे काम चल रहा है। या जो वर्जिश वगैरह करते हैं उनके लिए कोई ट्रैक की सुविधा? जो ये 7 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है गोगेरा के अंदर, उसमें जो ट्रैक बनेगी पूरी 400 मीटर की ट्रैक बनेगी, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं होती हैं उसमें 400 मीटर की ही ट्रैक होती है। उसी स्टैंडर्ड को देखते हुए वहां पर वो उसका निर्माण कराया जा रहा है। डॉक्टर साहब, पलवल के लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहिए? मैं पलवल की जो सुधई जनता है, जनता जनार्दन है, उनसे सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि पलवल जो है हमारा बड़ा ऐतिहासिक महत्व का और धार्मिक महत्व का शहर है, और पूरे के पूरे भारतवर्ष में इसका नाम है। महात्मा गांधी से जुड़ी हुई यादें पलवल से ही प्रारंभ होती हैं। मैं पलवल की सुधी जनता से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके का हमारा ऐतिहासिक महत्व है और हमारा आपस का जो भाईचारा है, उस भाईचारे पर हम सबको कायम रहते हुए आपस में सौहार्द की भावना को जागृत रखते हुए आप आपसी संबंधों को बहुत बढ़िया बना के रखना चाहिए। ये जो राजनीतिक बातें होती हैं और जो यहाँ पर एक बड़ी भारी परंपरा रही पलवल में कि झूठे मुकदमे दर्ज कराने की, जो वाली अपने घर की छत को बनाए फुल वाटरप्रूफ, वो भी 100% गारंटी के साथ। जी हां, अब वाटरप्रूफिंग की सुविधा आपके अपने पलवल में भी छत को वाटरप्रूफ है बनवाना तो यश वाटरप्रूफिंग वालों से ही काम कराना। विश वाटरप्रूफिंग, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: गांव चांदहट चौराहा, अमर वाटिका के सामने, तहसील व जिला पलवल। कॉन्टैक्ट नंबर 7015293782, 981121121169।